हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों जीएनजी आईपीओ और इंडीक्यूब आईपीओ कल इसकी लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग रे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और ब्रिगेड आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आज की तारीख में आने वाला है, तो उसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे। और शांति गोल्ड का आईपीओ, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन था। बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, कितने लोगों में से कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, वो सारी चीज़ें जानेंगे। उसके अलावा कल जो है 3 आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एनएसडीएल का आईपीओ, एमएनबी आईपीओ, श्री लोटस डेवलपर्स का आईपीओ। तो इनकी एंकर लिस्ट वगैरह आज आ जाएगी, बट कल की तारीख में आराम से हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लेट नाइट तक आएगी, इसीलिए क्या कि आज की वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएगी। और बाकी जो आदित्य इन्फोटेक जो सीपी प्लस वाला आईपीओ है, और दूसरा है लक्ष्मी फाइनेंस का आईपीओ, इनकी एंकर लिस्ट कल की तारीख में आ गई थी, तो इनकी एंकर लिस्ट आज की तारीख में हम डिस्कशन करेंगे। और बाकी सारे आईपीओस का भी अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, व्हाट्सएप चैनल, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों ब्रिगेड आईपीओ, जिसका जो अलॉटमेंट स्टेटस आज ही की तारीख में 29 जुलाई को आने वाला है, की फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। और इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 1% के आसपास, डिमांड काफ़ी कम चल रही है, बट उम्मीद है कि अच्छी लिस्टिंग हो सकती है। तो देखिए इसका अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर आज 10 से 11 बजे के बीच में देखने को मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट मिल जाएगा, इसलिए ज्वाइन करके रख लीजिए, वहाँ पर सीधा आपको अपडेट मिल जाएगा। और हो सकता है वीडियो लाइव होने तक अलॉटमेंट स्टेटस भी आ जाए। फिर दोस्तों शांति गोल्ड जो आईपीओ है, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। टोटल इसको 80.7 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला है, मतलब काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन है। 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर लगे इस आईपीओ पर। क्यूआईबी पोर्शन 117 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 8400 करोड़ रुपए क्यूआईबीज ने लगाए हैं। जनरली क्यूआईबीज जब ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं, मतलब जितना पोर्शन होता है उसका आधे से ज्यादा होता है, तब क्या कि और ज्यादा अच्छी डिमांड रहती है। बट इसके अंदर भी ठीक है, आधे से कम है, बट दिक्कत वाली बात नहीं है। एनआईआई पोर्शन 151 गुना और रिटेल पोर्शन 29 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है, मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा है। आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने 1 लॉट बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर, बाकी 6 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए। इस बार मेरा पता नहीं क्यों मन हो गया शांति गोल्ड के अंदर बिग एचएनआई के अंदर अप्लाई करने के लिए। अब इस आईपीओ के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को एक अंदाजन अलॉटमेंट मिल सकता है। ये फिक्स चीज नहीं है, एक अंदाजा है, क्योंकि किसी के आईपीओ रिजेक्ट भी होंगे, कुछ जो ज्यादा लॉट भी लगाते होंगे एप्लीकेशन वाइज, तो उस हिसाब से एक अंदाजन हम जान लेते हैं। तो बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो चांसेस है लगभग 3% के आसपास, 100 में से 3 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगभग चांसेस है 1% के आसपास, 100 में से 1 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। और रिटेल कैटेगरी के अंदर लगभग जो चांसेस है 4% के आसपास, 100 में से 4 लोगों को अंदाजन अलॉटमेंट मिल सकता है। तो काफ़ी चांसेस जो है कम है। अब देख लीजिए आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो कितने चांसेस हैं। और इसका अलॉटमेंट स्टेटस कल की तारीख में बिग शेयर की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा 30 जुलाई को। और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 18% के आसपास चल रहा है, लगभग 36 रुपए पर शेयर। तो डिमांड अभी ठीक है। फिर दोस्तों कल की तारीख में 3 आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एनएसडीएल का आईपीओ, एमएनबी आईपीओ और श्री लोटस डेवलपर्स का आईपीओ। ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो श्री लोटस डेवलपर्स की जो जीएमपी है अभी थोड़ी बढ़ गई है, 30% के आसपास चली, लगभग 45 रुपए पर शेयर, काफी अच्छी बात है। बाकी ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा ही होता है, पूरे भरोसे हमें इसके नहीं रहना है। एसडीएल का आईपीओ, उसकी जीएमपी चल रही है 135 रुपए पर शेयर, लगभग 17% के आसपास, ठीक है, इसकी भी डिमांड अभी ठीक ठाक चल रही है। फिर एमएनबी इंजीनियरिंग, इसकी डिमांड जो है लगभग 10% के आसपास है, मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगभग 10% के आसपास है, 40 रुपए पर शेयर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। बाकी जो उनकी एंकर लिस्ट आज की तारीख में आ जाएगी, कल की तारीख में हम आराम से डिस्कशन कर लेंगे, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी रैंकिंग वाला वीडियो भी कल तक आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों हाईवे इंफ्रा का आईपीओ, लगभग इसकी जो डिमांड चल रही है 35% के आसपास, 25 रुपए पर शेयर इसका डिमांड चल रही है। बाकी रिव्यू वाला वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वो देख लीजिएगा, डिमांड काफी अच्छी है। डिमांड क्यों बन रही है वो रिव्यू वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है। फिर दोस्तों आदित्य इन्फोटेक, मतलब सीपी प्लस जो कैमरे वाले हैं, तो उनका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी जान लेते हैं और एंकर लिस्ट वगैरह के बारे में भी जान लेते हैं। जीएमपी अभी चल रही है 40% के आसपास, सबसे ज्यादा अभी इसकी की जीएमपी चल रही है 275 रुपए पर शेयर, काफी अच्छी डिमांड है, क्योंकि मैंने आपको बताया सीपी प्लस ब्रांड नेम काफी अच्छा है और एंकर लिस्ट वगैरह भी अच्छी आई है। बाकी सारे फैक्टर्स भी अच्छे हैं, इस कारण इसकी हो सकता है डिमांड बन रही हो। बाकी ग्रे मार्केट का प्रीमियम अंदाजा होता है, पूरे भरोसे तो हमको रहना नहीं है, बट फिर भी अभी डिमांड तो ठीक है। तो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा 582 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। 1300 करोड़ रुपए का पूरा इश्यू साइज है और 582 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। ह्यूज अमाउंट जुटाया है और इसके अंदर रिटेल पोर्शन भी 10% का है। तो जनरली जो इन्वेस्टर्स रहेंगे वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही रहेंगे। तो मुझे लगता है ये जो आईपीओ है सेफ जा सकता है, ज़्यादा इसकी गिरावट की संभावनाएं कम नजर आ रही है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी स्थिर बना रह सकता है। तो अगर म्यूचुअल फंड्स या डीआईआईस की बात करें, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, इसके अंदर एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर बड़ा नाम है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, निप्पॉन, कोटक, आदित्य बिरला, टाटा, मिराई एसेट, इन्वेस्को और भी कई बड़े नाम है म्यूचुअल फंड के अंदर। लगभग आप कह सकते हैं लगभग सारे नाम शामिल है। टॉप 5 में आईसीआईसीआई शामिल नहीं है, बाकी लगभग शामिल है।
और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल है। फिर बात करें FIIs की, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, नोमुरा, अबू धाबी, HSBC और उसके अलावा और भी कई बड़े नाम शामिल हैं FIIs लिस्ट के अंदर। तो लगभग मैं जो इसकी एंकर लिस्ट को देना चाहूँगा 10 में से 9 रेटिंग। भाई म्यूचुअल फंड के अंदर मैं पूरे पॉइंट दे रहा हूँ और FIIs के अंदर लगभग 1 पॉइंट काट रहा हूँ। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह सारी शामिल है। मुझे इसकी एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छी लगी, मतलब दमदार है, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं देख रहा हूँ जिसको मैं 9 रेटिंग दे रहा हूँ। और FIIs में 3-4 और बड़े नाम होते हैं तो लगभग 10 रेटिंग भी हो जाती है। बाकी आपको कैसे लगी इसकी एंकर लिस्ट वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कल रैंकिंग वाला वीडियो भी मिल जाएगा, उसके अंदर और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर दोस्तों लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का IPO, इसने जो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए 75 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपीस जुटाए हैं। छोटा इश्यू साइज है, मैंने आपको कहा था नॉर्मल एंकर इन्वेस्टर्स ही आएगी, मतलब नॉर्मल लिस्ट ही आएगी। उसके अंदर जो एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो शाशी फंड है, सेंट कैपिटल है, BNP पारिबास है, कॉग्निजेंट, मेरू इन्वेस्टमेंट, राजस्थान ग्लोबल, ये ऐसे कई बड़े नाम हैं। मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो शामिल है। 10 में से मैं लगभग 3-3.5 रेटिंग देना चाहूंगा, मतलब ठीक है, क्योंकि छोटा इश्यू साइज के हिसाब से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगभग 4% के आसपास चल रहा है, 8 रुपए पर शेयर। तो ये अभी हो गए रिसेंटली जो IPO चल रहे हैं उनके अपडेट्स। अब दोस्तों GNG IPO की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी और IndiCube IPO की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी भी जान लेते हैं। तो कल इनकी लिस्टिंग है, तो कल ये 30 जुलाई को दोनों IPO लिस्ट हो जाएंगे। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे दोनों IPOs की लिस्टिंग हो जाएगी। सबसे पहले GNG IPO की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी जान लेते हैं। GNG IPO की थोड़ी डिमांड ज़्यादा है, आप में से किन किन लोगों का अलॉट हुआ है कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए 237 रुपये पर तो हमें अलॉट हुआ है। अभी GMP जो चली अंदाजन GMP है, GMP ऊपर नीचे होती रहती है, तो लगभग 93 रुपीज़ पर शेयर के आसपास GMP बता रही है। तो लगभग 330 रुपये के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। बट अगर हम रेंज लेके चलें, ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट, और 300 से 350 के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। इससे ज़्यादा ऊपर नीचे संभावनाएं नहीं है। बाकी तो देखिए मार्केट पर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से लिस्टिंग हो जाएगी। तो अंदाजन लिस्टिंग ईज मिलने की संभावना है 35 से 40%, लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच में लिस्टिंग ईज मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है, ऐसा अंदाजा है। लगभग अगर इतना लिस्टिंग ईज मिलता है तो हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है, खुद आपको डिसीजन बनाना है। तो देखिए जनरली जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, मैंने आपको कहा कि टारगेट फिक्स रखिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म है तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जितना लिस्टिंग इसमें लेकर एग्जिट हो गए बढ़िया है। बाकी ये कंपनी ओवरऑल अच्छी है, मतलब एक यूनिक सेक्टर है, रीफर्बिश सेक्टर के अंदर है। तो कुछ आपकी मर्जी हो, लगता है कि भाई मुझे कुछ शेयर रखने हैं और कुछ सेल करने हैं, तो ऐसा भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। कुछ शेयर सेल कर सकते हैं, कुछ रख भी सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो इसके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स में ये है कि इसका सेक्टर यूनिक है, मतलब रीफर्बिश सेक्टर के अंदर है। जो पुराने लैपटॉप होते हैं उनको वापस रिपेयर वगैरह करके वापस सेल करती है। तो ऐसी चीज़ों की डिमांड है, इंडिया के अंदर भी है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जब डेवलपिंग कंट्रीज, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है इसकी डिमांड फ्यूचर के अंदर रह सकती है आने वाले टाइम में। अपने सेक्टर के अंदर ये लीडिंग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग स्थिर है। फ्रेश इश्यूज है, अपना डेट वगैरह पे कर रही है, ROE ROC वगैरह भी बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ये है कि थोड़ा डेट इसके ऊपर है, बट IPO के पैसे हल्का फुल्का डेट भी पे कर रही है, ये भी अच्छी बात है। दूसरा ये है कि वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, बाकी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। ओवरऑल ये कंपनी अट्रैक्टिव नजर आ रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाकी आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी तरफ से होल्ड सेल करने का डिसीजन नहीं है। जिनको अलॉट नहीं हुआ क्या वो नए बाय करें या नहीं करें, तो देखिए अगर आपको अलॉट नहीं हुआ तो थोड़ा अगर नीचे लिस्टिंग होती है तो संभावना अच्छी है कि भाई, तो जनरली अगर आपको जाना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है ठीक है। बाकी लिस्टिंग गेंस के हिसाब से सोच रहे हैं तो उस दिन तो फिर ज़्यादा में लिस्टिंग हो गई वगैरह हो गया तो उसका कोई भरोसा है नहीं। तो जिनको अगर टारगेट है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो उसके हिसाब से इसके पॉजिटिव्स इसके अंदर अच्छे नज़र आ रहे हैं। बाकी मेरी तरफ से बाय सेल का, ना ही होल्ड सेल का किसी का भी रिकमेंडेशन। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों IndiCube IPO की जो लिस्टिंग है वो भी कल है 30 जुलाई को। 9 बजे मार्केट खुलेगा, 10 बजे इस IPO की लिस्टिंग होगी। इसकी भी जो अलॉटमेंट प्राइस है 237 रुपये, दोनों की 237 रुपये सेम प्राइस है। GMP अभी लगभग फ्लैट बता रही है। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिस्टिंग मिलना चाहिए, क्योंकि जो अगर पिछले 2 IPOs देखें सेम ऐसी कैटेगरी के, उनकी भी जो GMP कम बता रही थी पर लिस्टिंग अच्छी देखने को मिली। तो उम्मीद है इससे भी इसकी अच्छी लिस्टिंग हो जाए, मुझे भी ऐसी उम्मीद है। बट अभी GMP को देखते हुए फ्लैट लिस्टिंग नजर आ रही है, बट ऐसा उम्मीद है कि जो पिछले 2 IPOs लिस्ट हुए उस हिसाब से 5-10% मिलने की संभावना है। तो देखिए जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई किया है, तो जनरली देखिए लास्ट दिन तो इतनी कोई खास डिमांड थी नहीं, तो मुझे लगता है लिस्टिंग गेंस के लिए तो काफ़ी लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा या रिस्क लिया होगा, तो वो अलग चीज़ है। जितना लिस्टिंग गेंस मिला लेकर एग्जिट हो गए, बढ़िया बात है। हमने तुक्का मारा, तुक्का तीर बन गया, सही है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव्स ये है कि सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे ये लगा कि इस सेक्टर के अंदर ये सेक्टर यूनिक है।
और जो दोनों ही कंपनी आई है, दोनों ने मतलब लिस्टिंग गेंस भी अच्छा बना के दिया, उसके लिस्टिंग के बाद भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया है दोनों ही कंपनीज ने। तो उस हिसाब से लग रहा है कि इसके अंदर भी उम्मीद है। सेक्टर यूनिक है और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, फ्यूचर के अंदर डिमांड वगैरह रह सकती है। और जो दोनों इसकी पेयर कंपटीटर्स है उससे सीट ऑक्यूपेंसी इसकी हायर है। मतलब ये क्या करती है कि ऑफिसेस बना के फिर इनको किराए पर या लीज पर देती है, तो सबसे ज़्यादा इसकी सीट ऑक्यूपेंसी, इसके लिए बेनिफिट है। रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है, फ्रेश इशू का पोर्शन ज़्यादा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स थोड़े से क्या है कि भारी नज़र आ रहे हैं। एक तो लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस तो क्या है कि डेप्रीशिएशन वगैरह के कारण है, फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह बढ़ने के कारण भी हुआ है, बट लॉस तो है। बाकी इसके ऊपर उधारी भी ज़्यादा है, डेट काफ़ी ज़्यादा है, तो इन दोनों चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें अगर सुधारेगी तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। बाकी अभी रिस्क तो बने हुए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से होल्ड करने, सेल करने किसी का भी डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।